अगर खाने में नमक कम या ज्यादा हो जाए तो पूरी डिश का स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन आज जिस नमक को आप और हम 20 या 30 रुपए में खरीदते हैं, उसे हासिल करने के लिए भारतीयों को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। इस नमक की वजह से ही भारत के बीचों बीच एक 1200 किलोमीटर लंबी दीवार भी बन गई थी, जिसके बारे में शायद ही आपको कोई जानकारी होगी। तो आइए आज नमक और भारत की उस अनदेखी दीवार से जुड़ी दिलचस्प कहानी जानते हैं। भारत की 1200 किलोमीटर लंबी दीवार। आपने दांडी मार्च के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और उस मार्च में लाखों भारतीय शामिल हुए थे। और फिर 6 अप्रैल 1930 को साबरमती के तट पर पहली बार भारतीयों ने नमक बनाया था। दरअसल ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीयों को अलग अलग तरीकों से शोषित किया जा रहा था। उनसे फसलों पर अधिक टैक्स लिया जाता था और भारतीय किसानों से जानबूझकर कपास और नील की खेती करवाई जाती थी। इस बीच अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय नागरिकों के लिए नमक खाना मुश्किल होता जा रहा था। उस दौर में भारत में गरीबी थी और आम लोग नमक और रोटी खाकर ही गुजारा करते थे। वहीं नमक के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार होने के बाद नमक की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी थी। इससे ब्रिटिश सरकार को मुनाफा हो रहा था, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए नमक खाना मुश्किल हो गया था। खासतौर से समुद्री तट से दूर मौजूद भारतीय राज्यों में नमक की कीमत और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इस बीच नमक को गैर कानूनी रूप से सप्लाई किया जाने लगा था, ताकि लोगों को कम कीमत पर नमक मुहैया करवाया जा सके। लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों को इस सप्लाई से दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अगर लोगों को कम कीमत पर नमक मिल जाएगा तो ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में कस्टम चेक पोस्ट बना दिए थे, जहां बंगाल से बाहर जाने वाले सामान की जांच होती थी और सब कुछ ठीक होने की स्थिति में ही सामान को बाहर जाने दिया जाता था। इन चेक पोस्ट के बन जाने के बाद पश्चिम बंगाल से नमक लाना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से लोग नदी और समुद्र के रास्ते नमक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे थे। लेकिन यह गैर कानूनी सप्लाई भी अंग्रेजी अधिकारियों की नजर से ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई थी, जिसके बाद साल 1823 में गंगा और यमुना नदी के किनारे भी चेक पोस्ट बना दिया था। यह चेक पोस्ट मिर्जापुर से इलाहाबाद के बीच बनाए गए थे, जिसके बाद इसे बढ़ाकर इलाहाबाद से नेपाल के बीच भी बनाया गया था। इस तरह अंग्रेजों ने चेक पोस्ट बनाकर नमक की गैर कानूनी सप्लाई को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन इन चेक पोस्ट को संचालित करना काफी सिरदर्द बन गया था। दरअसल चेक पोस्ट पर सामान की सप्लाई करने वाले व्यापारियों और मजदूरों की लंबी लाइन लगी होती थी, जबकि हर सामान को चेक करने की वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में काफी देरी हो जाती थी। इससे व्यापार में नुकसान हो रहा था, जिसका असर अंग्रेजों की कमाई और मुनाफे पर पड़ रहा था। वहीं चेक पोस्ट को संचालित करना भी मुश्किल था, क्योंकि हर इलाके में चेक पोस्ट होते थे और सामान को बार बार खोलना और चेक करना काफी लंबा प्रोसेस था। इसके अलावा चेक पोस्ट पर तैनात सिपाहियों की तनख्वाह से लेकर उनके रख रखाव में भी ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, जिसमें हर साल लगभग 8 लाख रुपए का खर्च आता था। इन चेक पोस्ट में तैनात किए गए ज्यादातर सिपाही भारतीय होते थे, जो नमक की गैर कानूनी सप्लाई को बढ़ावा देते थे और बदले में जमकर रिश्वत लेते थे। यह रिश्वत उनके लिए मासिक आय से कई ज्यादा बढ़कर होती थी, जिसे सिपाही अपने मुश्किल समय में इस्तेमाल कर सकते थे। और अंग्रेजों द्वारा दिया जाने वाला वेतन इतना कम होता था कि भारतीय सिपाहियों को कोई मुनाफा नहीं होता था। ऐसे में चेक पोस्ट बनने के बाद भारतीय सिपाहियों की कमाई में इजाफा हो गया था और अंग्रेजों के लिए चेक पोस्ट बनना एक गलती साबित हो गया था। लेकिन इस बीच जिन लोगों को नमक नहीं मिल पा रहा था, वह शरीर में नमक की कमी होने की वजह से बीमार होकर तेजी से मर रहे थे। खैर, अंग्रेजों को भारतीयों की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन नमक से होने वाले मुनाफे में कमी आने की वजह से ब्रिटिश आला अधिकारी गुस्से से लाल पीले हो गए थे। वहीं सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने नमक की कालाबाजारी रोकने के लिए एक नया उपाय खोज लिया था, और उस उपाय के तहत इस्लामाबाद से लेकर आगरा, हिसार और उड़ीसा तक एक दीवार बनाई जानी थी। लेकिन इतनी लंबी दीवार को बनाने में बहुत ज्यादा मटेरियल, समय और पैसा खर्च होना था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने ईंट, पत्थर या सीमेंट का इस्तेमाल करके दीवार बनाने का विचार त्याग दिया था। लेकिन दीवार तो बनी थी, लिहाजा पेड़ पौधों पर रिसर्च शुरू हो गई। इस दौरान ऐसे पेड़ पौधों को खोजा गया जिनके ऊपर धूप, पानी, मिट्टी और बारिश का कोई खास असर नहीं होता है और वह हर मौसम में अपनी जगह पर टिके रहते हैं। कुल मिलाकर अंग्रेज अफसर झाड़ी और पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके एक दीवार बनाना चाहते थे, जिसके लिए आखिरकार करौंदे के पेड़ यानी झाड़ी का चुनाव किया गया था। करौंदा एक छोटे फल वाला पेड़ होता है, जिसमें छोटे आकार की बेरी लगती है और उसका स्वाद बेहद खट्टा होता है। भारत में करौंदे का इस्तेमाल चटनी और अचार बनाने के लिए किया जाता है, जिससे गर्मी में लू और गर्म हवा लगने का खतरा कई गुना कम हो जाता है। करौंदे के साथ ही बबूल और कुछ दूसरी झाड़ी वाले पेड़ों को भी कस्टम लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि इस तरह के पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं और उनकी झाड़ियां बेहद घनी भी होती हैं। भारत में बनाई जाने वाली इस कस्टम लाइन को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था, जिसके जरिए नमक की गैर कानूनी सप्लाई को रोका जाना था। सन 1870 तक झाड़ियों की मदद से 1200 किलोमीटर लंबी झाड़ियों की दीवार बनकर तैयार हो चुकी थी।
जबकि उन झाड़ियों की सिंचाई के लिए दीवार के साथ साथ कुछ किलोमीटर की दूरी पर कुएं खोदे गए थे। झाड़ियों से बनी उस दीवार की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 14 फीट रखी गई थी, ताकि कोई भी इंसान या जानवर उस दीवार को पार ना कर पाए। इस दीवार को बनाने का फायदा ये हुआ कि साल 1877 से 1888 के बीच 7000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो नमक की गैर कानूनी सप्लाई कर रहे थे, और उन लोगों से ब्रिटिश सरकार ने अच्छा खासा जुर्माना भी वसूल किया था। दरअसल 1200 किलोमीटर लंबी इस दीवार को बनाने की बात गुप्त रखी गई थी, ताकि नमक को गैर कानूनी तरीके से सप्लाई करने वाले लोग सतर्क ना हो जाएं। देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारतीयों को इस झाड़ियों से बनी दीवार के बारे में कुछ बताया ही नहीं था, और जो मजदूर इस दीवार को बनाने का काम कर रहे थे उन्हें लगा कि अंग्रेज भारत में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए यह काम कर रहे हैं। लेकिन साल 1885 तक आते आते झाड़ियों से बनी 1200 किलोमीटर लंबी दीवार अंग्रेजों के लिए ही मुसीबत बन गई थी, क्योंकि उस दौर में सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि चीनी का व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में झाड़ी से बनी दीवार के पास मौजूद चेक पोस्ट पर जब व्यापारी पहुंचते थे तो उनके सामान की चेकिंग की जाती थी, और उस दौरान अगर कोई व्यापारी गैर कानूनी रूप से नमक ले जाता था तो वह सिपाहियों को रिश्वत देकर आसानी से लाइन क्रॉस कर लेता था। इस तरह देश में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ने लगे थे, जबकि आम नागरिकों के साथ कई व्यापारियों ने झाड़ियों से बनी दीवार को नष्ट करने की मांग उठा दी थी। साल 1882 तक हालात हद से ज्यादा खराब हो गए थे। लिहाजा ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग रियासतों के राजाओं से बात करके नमक के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार हासिल कर लिए थे। ऐसे में साल 1889 तक पूरे भारत में नमक पर एक समान टैक्स लगाया जाने लगा, क्योंकि सभी रियासतों में बनने वाली नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार हो गया था, और इसकी वजह से नमक की कीमतों में कमी आई और गैर कानूनी तरीके से नमक सप्लाई करने के मामले भी बंद होने लगे थे। ऐसे में अब नमक की कालाबाजारी को रोकने के लिए झाड़ियों से बनी दीवार की कोई खास जरूरत नहीं रह गई थी। लिहाजा दीवार के रखरखाव में लगाए गए मजदूरों और खर्चों को बंद कर दिया गया था, और इस वजह से 1200 किलोमीटर लंबी दीवार धीरे धीरे सूखने लगी। वहीं इस दीवार के जरिए जानवरों का पेट भी भर जाता था, और दीवार की देखभाल करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं थे। लिहाजा जंगली जानवरों ने उस दीवार का भरपूर फायदा उठाया था। भारत में बनने वाले नमक को ब्रिटेन में कम कीमत पर बेचा जाता था, जबकि भारतीय अपने ही देश में बनने वाले नमक के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे। इस बीच अंग्रेजों ने एक कानून पास किया, जिसके तहत भारतीय नागरिकों का नमक बनाना या सप्लाई करना गैर कानूनी कर दिया गया था। इसी फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च निकाला था, क्योंकि अंग्रेज नमक को सोने की तरह इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रहे थे, और हमारे देश में बनने वाली चीज के लिए भारतीयों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। इस 1200 किलोमीटर लंबी झाड़ियों वाली दीवार का जिक्र भारतीय किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन इस रहस्य को एक ब्रिटिश व्यक्ति द्वारा ही दुनिया के सामने रखा गया था। दरअसल साल 1995 में लंदन की लाइब्रेरी में काम करने वाले एक कर्मचारी रॉय मॉक्सहैम एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे, जिसमें यह बताया गया था कि अंग्रेजों ने भारत में नमक की कालाबाजारी रोकने के लिए झाड़ियों से 1200 किलोमीटर लंबी दीवार तैयार की थी। इसके बाद रॉय खोजकर्ताओं की एक टीम के साथ भारत आए, और उन्होंने इटावा में झाड़ियों से बनी प्राचीन दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खोज लिया था, जो इस बात का सबूत था कि अंग्रेजों ने सच में नमक की कालाबाजारी रोकने के लिए झाड़ियों की दीवार तैयार की थी। इसके बाद रॉय मॉक्सहैम ने इस विषय पर द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया नामक एक किताब लिखी थी, जिसका बाद में मराठी और तमिल भाषा में अनुवाद किया गया था। इस किताब में बताया गया कि झाड़ियों की दीवार बनाए जाने के बाद भारत के एक हिस्से में नमक की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, जबकि जेल में कैदियों समेत सिपाहियों और पुलिस चौकी में काम करने वाले अफसरों को भी कम नमक मिलता था। नमक की कमी की वजह से भारतीय नागरिक कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे थे, जिसमें शरीर में आयरन की कमी और हड्डियों को कमजोर होना सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में बीमार शरीर पोषक तत्वों की कमी की वजह से ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाता था और पीड़ित की मौत हो जाती थी, जबकि नमक की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुई थी। हालांकि दांडी मार्च और आजादी के बाद नमक की कीमतों में गिरावट आई, जिसके बाद भारतीयों को न सिर्फ कम कीमत पर शुद्ध नमक मिला, बल्कि उन्होंने खुद नमक बनाना और बेचना भी शुरू कर दिया था। तो ये थी भारत में बनी 1200 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार की कहानी, जिसके बारे में भारतीय नागरिकों को कोई खास जानकारी नहीं है। क्या आपने कभी इस दीवार के बारे में सुना या पढ़ा है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।